नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का माखौल सिर्फ उनके विरोधी ही नहीं उड़ा रहे, दरअसल उनके पीछे उनकी पार्टी के भीतर भी लोग पड़े हुए हैं। और क्या तेजस्वी यादव वाकई पार्टी और परिवार दोनों में घिर गए हैं? बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें इस समय सदन में रहना चाहिए था। सदन की प्रक्रिया चल रही थी, सदन चल रहा था और ये नए इनफैक्ट कह लीजिए 18वीं विधानसभा का ये पहला सेशन था। फिर बीच में तेजस्वी यादव सदन को छोड़ करके यूरोप चले गए। मीडिया में इसकी चर्चा हुई, आज कई नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके इस कार्य को लेकर के आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने भी मजाक उड़ाया। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर अगले 5 साल तक सकारात्मक भूमिका अदा कर पाएंगे। सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव के पीछे पड़ा कौन है? आरजेडी में कौन लोग तेजस्वी यादव से नाराज है और वो नाराजगी की वजह क्या है? क्या तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चल नहीं पा रहे हैं या कई ऐसे लोग हैं जो मौका देखकर चौका मारते हैं? जब तेजस्वी यादव हार जाते हैं तो ठेकरा फोड़ देते हैं और दरअसल ऐसा कर वो दबाव बनाते हैं, अक्सर अपना काम करवा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। और जब रिजल्ट परिणाम चुनाव का तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं आता है तो सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम रहती है। क्या अंदर की कहानी है? राजनीति क्या है? तेजस्वी यादव इस कदर क्यों हारे? क्या तेजस्वी यादव का वोट कम हो गया? नहीं। फिर तेजस्वी यादव हारे क्यों और हराने वाले लोग कौन थे? तेजस्वी यादव ने किस किस के कहने पर टिकट दिया? फिर वही हार का ठेकरा तेजस्वी पर क्यों फोड़ रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब हम आपको देंगे। पर आपको एक बड़ी खबर भी बताएंगे कि दरअसल तेजस्वी यादव तो चुनाव एक्टिव पॉलिटिक्स में कब का आ चुके हैं, लेकिन अब निशांत के भी आने की खबर आ गई है। निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे। जी हां, संगठन का काम देखेंगे। और ये बात संजय झा ने कह दिया है, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष ने कह दिया है। मतलब बहुत साफ है कि अब जेडीयू में अगला जनरेशन, जी हां, राजनीति में होगा। तो आपने तेजस्वी का वेलकम किया, आपने चिराग पासवान का वेलकम किया, अब दूसरे जनरेशन नीतीश कुमार के दूसरे जनरेशन को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी को लेकर के आज सदन में क्या लोगों ने कहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। पहले भी कह चुका हूं कि वो न सदन के प्रति गंभीर हैं, न बिहार के प्रति गंभीर हैं, न बिहारियों के प्रति गंभीर हैं। उनको जब जब चुनाव आता है तो वो इतना मतलब कन्फर्म अपने आप को समझते हैं। 14 को गिनती हो गई, 18 को ओथ लेंगे। अरे भाई, आप जनता के बीच में जनता के विषयों को जब तक नहीं रखिएगा, सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाइएगा, तो बिहार के लोग ने जान चुके हैं पहले से भी, तो उनको खारिज कर दिए हैं। और वो देखिए, बिहार की जनता उनको कभी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनकी न नीति है न नियत है। कोई जरूरी काम होगा, कुछ होगा तो उसमें कोई क्या करेगा? इसको बात का बतंगड़ सर मत ऐसा बनाइए। यार, अब तो वो रहे नहीं रहे, लेकिन राज्य की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा करेंगे। और नीतीश कुमार का जो मॉडल है और नीतीश कुमार जी का जो विजन है, सोच है, उसको बिहार के लोगों के लिए धरातल पर उतारेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी की है। नेता विपक्ष रहे न रहे वो उनका विषय है, हमारा विषय बिहार की 14 करोड़ जनता है। हम लोग को कंपटीशन नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सामने से कोई ऐसी बात हो जो हमको लगे कि हाँ ये ठोस बात है, तो हमारे पार्टी के लोग उसका जवाब दें। आज तो मेरा पहला वाद विवाद वाला एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद देखा। बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी एक एक शब्द, तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये आपने सुना किस तरीके से मैथिली ठाकुर, अन्य नेता मजाक उड़ा रहे हैं। और शिवानंद तिवारी का मैं वो भी दिखाऊंगा कि शिवानंद तिवारी ने किस तरीके से बड़ा सवाल उठाया और क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किस तरह की बात लिखी। ये एक बड़ा सवाल है।
तो चलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। और दरअसल आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के खिलाफ जो खेल हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए। दरअसल मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं, तेजस्वी यादव की रणनीति फेल हो सकती है, वो फ्लॉप क्यों रही, उन्होंने गलत स्ट्रैटेजी अपनाई, ये सारी बातें अपनी जगह सही है। पर आरजेडी के भीतर क्या हो रहा है और जो लोग आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। हमारे साथ संतोष सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका आप डेजिग्नेशन ठीक करिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं। पंकज भारतीय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले संतोष जी आपके पास आना चाहूँगा। ये शिवानंद तिवारी अचानक से विरोध में चले गए, इसके पीछे की कहानी क्या है? वाकई तेजस्वी से नाराज हैं या वो हाशिए पर धकेल दिए गए इसलिए नाराज हैं, या उनकी बात आरजेडी में सुनी नहीं जाती है इसलिए नाराज है? मेरे पास जानकारी है आरजेडी में कई गुट है और कई सारे गुट अपने कामों को किस तरीके से दबाव डलवा कर करवाती है, ये पूरी बात मैं आज अपने दर्शकों को साझा करने जा रहा हूं। तो दरअसल मैं यही चाहता हूं कि आप भी बताएं कि ये अपने इंटरेस्ट का क्रिटिसिज्म है या पार्टी के डिबैकल के लिए ये क्रिटिसिज्म है? ये क्रिटिसिज्म किस लिए है? ये क्रिटिसिज्म इसलिए है कि मेरी बात सब नहीं माने, मेरे चाहने वाले को टिकट नहीं दिए, या कुछ और नाराजगी है इसलिए है, या पार्टी का भविष्य सही में दिखाई नहीं पड़ रहा है अच्छा तेजस्वी के हाथों, इसलिए ये क्रिटिसिज्म है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस समय में वोट अधिकार यात्रा शुरुआत हुई थी बिहार में, उस समय शिवानंद तिवारी जी का एक बयान आया था कि ठीक उस यात्रा से जस्ट पहले कि आप सड़क पर उतरिए, जेल जाने की तैयारी करिए। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा के साथ आप अपने जनता को से कनेक्ट हो सकते हैं। रोड पर अब आपको लाठी खानी पड़ेगी, रोड पर आपको उतरना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ट्वीट करने से या बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद ही उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, जो भी पार्टी के पद पर वो थे, उनसे उनको हटा दिया गया। तो शिवानंद तिवारी लालू यादव को बोलते रहे हैं, शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को बोलते रहे, तो तेजस्वी की तो बात ही तो जुदा है। इसके बारे में तो पहली बार उन्होंने कुछ इस तरीके से टिप्पणी की है। भाई गैर जिम्मेदाराना, आज तो हमारी बात हुई उनसे, तो वो तो 2 कदम और आगे बढ़कर हमसे बातचीत में उन्होंने कह दिया कि भाई जो आज सत्ता में है वो उसके जितने पुरखे रहे हैं वो सारे के सारे तो विपक्ष की ही राजनीति हम लोगों ने किया। कितने दिन सत्ता में है? 90 के बाद हम लोग सत्ता में आए ना, उससे पहले हम लोग सत्ता में कहाँ थे? तो जब 40-45 विधायक हुआ करता था, कर्पूरी की जनता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो सदन में इतनी बड़े बहुमत के बावजूद भी जो है कांग्रेस के नेता लोग भयभीत रहते थे कि क्या सवाल खड़ा कर देंगे, कहाँ किस मुद्दे पर सरकार को घेर लेंगे कर्पूरी जी। तो ये सारी बातें इसलिए तेजस्वी को फ्रंट पे आना चाहिए। और 2 करोड़ जनता ने उनके गठबंधन को वोट किया है, क्या कहते हैं, पूरी पार्टी है उनके साथ, एक नेतृत्व है उनके साथ। उसके बावजूद भी अगर ये इस तरीके से छोड़कर जाने लगेंगे तब तो उसी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, वैसे ही विधायक का मनोबल गिरा हुआ है जितने कम संख्या में ये लोग आए हैं। और उसमें अगर टीम का कप्तान ही गायब हो जाए, सेनापति ही गायब हो जाए, तो और मनोबल गिर जाएगा। और उनका कहना था कि भाई किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात अगर होगी, 2 महत्वपूर्ण क्षण होते हैं किसी भी विधायक और सांसद के लिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण और नेता प्रतिपक्ष का जब चयन हो रहा है उस समय में उनकी उपस्थिति। चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद सब लोग एक साथ पहुंचे थे। ये 2 मौके पर आप नहीं मौजूद हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपको नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप मौजूद नहीं थे। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसमें जैसे सत्ता पक्ष राज्यपाल के माध्यम से अपनी सारी बातें रखते हैं कि हम किस तरीके से सरकार चलाने जा रहे हैं, विपक्ष का नेता उसी तरीके से सरकार को हम 5 वर्षों तक किस तरीके से घेरेंगे, इस पर अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। अब बताइए उसमें तेजस्वी लापता है। तो ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है और ऐसे में पार्टी को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, चलिए ये शिवानंद तिवारी संतोष जी
संतोष जी, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स नहीं है ये, पर सवाल ये है कि जो बार बार ये सवाल उठाते हैं वो तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती कहां दे पाते हैं। दरअसल जो मेरे पास इनसाइड स्टोरी है, आप हैरान हो जाएंगे जान करके, वही मैं आपको बता रहा हूं और मैं एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूं। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय भी आए, पंकज भारतीय भी आए। आप नेतृत्व को क्रिटिसाइज करिए, उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन उसके आड़ में अगर आप अपना एजेंडा चला रहे हो तो वो बड़ा परेशान करने वाला होता है। आपको बता दें, समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने एक बात बड़ा खुल करके कहा, जो मेरे पास जानकारी है, कि तेजस्वी यादव ने कहा, मैं बता दूं मैंने किन किन लोगों से कॉपरेशन लिया है, मतलब किन किन लोगों के कहने पर मैंने टिकट दिया है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और कई उदाहरण मेरे पास है। जमुई में श्रेयसी सिंह के खिलाफ कौन उतरे? मुस्लिम उम्मीदवार उतरे और उनके पैरवीकार कौन कौन थे? आप हैरान हो जाएंगे, उनके पैरवीकार खुद सिद्दीकी साहब थे और उधर के टॉल लीडर जयप्रकाश यादव भी थे। अब वहां की संख्या देख लीजिए, सबसे ज्यादा राजपूत, उसके बाद राजपूत के बाद यादव और यादव के बाद मुसलमान। अगर वो नरेंद्र सिंह के परिवार दिवंगत हो चुके हैं, उनके सुपुत्र को भी दे देते तो लड़ाई जबरदस्त होती। भाई यादव देता ही, मुसलमान देता ही और राजपूत का भी वोट कटता। आप श्रेयसी और शमशाद जी का अंतर देख लीजिए। तो सवाल यह है कि पार्टी के भीतर जिस तरह की रणनीति बना करके कई लोग अपने नेतृत्व को घेरते हैं, मैं वही कह रहा हूं, उसमें यह दिखाई पड़ता है कि दरअसल उनका एजेंडा ज्यादा है और पार्टी की भलाई का मकसद बड़ा पीछे है। ये मैं देख पा रहा हूं। एक तो मैं हर पार्टी में यह भी देखता हूं कि जो वृद्ध लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, वो ये पसंद नहीं करते कि उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए। अक्सर आपने सुना होगा सीनियर लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। यही तो तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक में कह दिया कि मैं बता दूं मैंने कितने सीनियर लोगों से क्या क्या मंत्रणा की है और उनके हिसाब से क्या काम किया है। सब चुप हो गए। ये बात आप जान लीजिए, सभी लोग चुप हो गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं संतोष जी? मैं सवाल लूंगा डॉक्टर संजय जी से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो जानकारी आपके पास है, यही जानकारी मेरे पास भी है। और कल संजोग से विधानसभा के प्रेस वाले लॉबी में सिद्दीकी साहब पहुंच गए, तो मैंने वही सवाल उनसे कर दिया और उसका जो जवाब उन्होंने दिया वो हमें लगता है कि पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अली अपने बारे में उन्होंने बताया, देखिए संतोष जी, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है ना, अभी हमारा नेता को उतना उम्र भी नहीं है और हमें नॉमिनेशन जिस दिन खत्म होने वाला था उस दिन हमें सुबह में कहता है कि चचा जान आप जाके अलीनगर से चुनाव लड़ो। अब बताइए कि हमें अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए हमारा नॉमिनेशन पेपर भी तैयार नहीं है, मतलब अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। और जमुई वाले बात पर जब हमने उनसे कहा कि भाई जमुई में आप कहाँ से उम्मीदवार ला के बिठा दिए, कहा कि देखिए हम ये तमाम इस तरीके की अटकलें जो है आप लोग जो लगा रहे हैं, सच्चाई यही है कि जमुई सीट पर पूछा जाए जनाब से जो अपने खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो भाई का टिकट की बात हुआ कि नहीं भाई का टिकट आपको नहीं मिलेगा, तो ये नाम कौन बढ़ाया? उससे तो मेरा कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी भी नहीं है तो मेरा उससे रिश्ता होगा। और सबसे जो चौंकाने वाली बात उसने कहा, ये तो हैरान करने वाली बात, कहा कि मैंने कहा कि भाई आप लोग सर्वे करके दिए टिकट, सर्वे वाले को भेजिए और कहिए कि क्यों हार गए। और सर्वे रिपोर्ट में अलीनगर कंस्टिट्यूंसी से जहां सिद्दीकी जी आज तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं, वो उनका जो सर्वे रिपोर्ट वाला जो उनका सूची में नाम दिया था, तीसरे नंबर पर नाम दिया, समझ गए। और दूसरा जो उम्मीदवार जिसका नाम दिया था, उस नाम का कोई उम्मीदवार भी उस कंस्टिट्यूंसी में नहीं था। अब आप समझ लीजिए, उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है पार्टी टिकट वितरण की है। एक पक्ष ये भी है जो मतलब 7-8-10 पत्रकारों के बीच में ये सवाल हुआ और उन सवालों का उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है। तो देखिए तेजस्वी को जो आप कह रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप एक एक टिकट पर जैसे इस पर मूल्यांकन किया, आप लोग 1 to 1 चेक किए हैं आप किस तरीके से उन्होंने टिकट दिया है, तब आपको बहुत सारी चीजें, अरे जो जो अलीनगर में गया था वो करने के लिए, अलीनगर में होटल नहीं है, मतलब ग्रामीण कंस्टिट्यूंसी है, वो दरभंगा में ठहरा और जो उम्मीदवार था उसको
बताया दरभंगा, जो है बताओ कि तुमको कितना पॉइंट। इस तरीके का अगर मान लीजिए आप सर्वे टीम रखिएगा तो पहले ही पता चल जाए कि सर्वे रिपोर्ट में हमको क्या देना है। इसलिए सिद्दीकी साहब ने यही कहा कि आप जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लोगों को टिकट दिए हैं उसको भेजिए ग्राउंड पर और कहिए कि क्यों हारा आपका उम्मीदवार, उसका सर्वे करके तुम बताओ। उसके बाद बैठक में सब लोग हो गए। ठीक, यही तो बड़ा सवाल है। और मेरे पास तो ये भी जानकारी है डॉक्टर संजय कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुश्किल यही होता है कि एक परिवार में लोगों के महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा करें और साथ ही साथ पार्टी में जो ये वरिष्ठ लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी कैसे पूरा करें, क्योंकि सबके अपने अपने लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं, सबको अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना पड़ता है और तेजस्वी यादव ये संतुलित नहीं कर पा रहे। और इस वजह से पार्टी के भीतर जो आवाज आ रही है उसकी बड़ी वजह यह है, ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई जो वृद्ध लोग हैं जरा उनसे पूछिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, खासतौर पर आपको याद होगा समीक्षा बैठक हुआ था और उससे पहले रोहिणी आचार्य वाला प्रकरण भी हुआ था। लोग बड़े क्षुब्ध थे कि भाई ऐसी बहन जिसने किडनी दिया हो वो कैसे इस तरह का आरोप लगा सकती है और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ इस तरह का बर्ताव कैसे हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि वो जब बैठक हुई उसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों मौजूद थी और दोनों ने एक स्वर में कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे बाद इस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ही हैं। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर लालू प्रसाद को कोई दिक्कत नहीं है, जो उनके और बड़े नेता हैं उनको दिक्कत नहीं है। फिर गाहे बगाए जो आवाज बाहर आती हैं वो आवाज इसलिए आती है क्योंकि पार्टी के लीडरशिप पे सवाल है या पार्टी के फंक्शनिंग पर सवाल है या फिर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। है क्या डॉक्टर संजय? यही मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, जो मेरी अपनी समझ है और जो उनके लोगों से मेरी बात होती है उसमें तेजस्वी यादव इस बार टिकट का बंटवारा अपने तरीके से उन्होंने किया है। क्या उनके पास फीडबैक था, सर्वे की रिपोर्ट उनको क्या थी, उसमें तेजस्वी यादव ने कुछ सीटों को, हो सकता है कि कुछ सीटों पर इन्हीं की बात मान ली होगी, लेकिन जो मैक्सिमम सीटें हैं वहां पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगाई। खबर तो यहाँ तक है कि लालू प्रसाद जी भी जिनको चाहते थे उनको भी टिकट नहीं मिल पाया और तेजस्वी जी के जो उम्मीदवार थे उन्हीं को टिकट मिला। तो तेजस्वी यादव किस आधार पर टिकट का बंटवारा किए, कैसे इनके पास क्या इनकी रिपोर्ट थी, कौन लोग सर्वे करके दे रहे थे कि यही व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, इसी को टिकट मिलनी चाहिए, वो तो तेजस्वी यादव बेहतर बता सकते हैं। जो सवाल आप कर रहे हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी हमेशा तेजस्वी जी पर मुहर लगाते हैं, स्वाभाविक है। तेज प्रताप अलग ही हो गए थे और तेजस्वी यादव के अलावा और कौन था पार्टी में जिस पर उनके पास मुहर लगाने के लिए कोई विकल्प था? कोई विकल्प तो है नहीं। लालू प्रसाद जी अब इतने स्वस्थ है नहीं कि वो पूरी कमान अपने हाथ में रख करके निर्णय ले सकें। तो पारिवारिक उस जो संघर्ष चल रहा है उस पारिवारिक संघर्ष में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास तेजस्वी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं कि पार्टी और पार्टी की जिम्मेवारी की बात जब वो करे तो तेजस्वी जी के लिए ही करे। इसीलिए वहां भी जब कुछ रूठने मनाने की बात हुई तो वहां भी लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, तेजस्वी जी ही जो है वो पार्टी को देखेंगे, पार्टी की जिम्मेवारी एक। दूसरी तरफ जो वरिष्ठ लोगों की बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वरिष्ठ लोगों का कोई पार्टी में बहुत चलता है तेजस्वी जी के सामने। संजय यादव जिस तरह से अब तेजस्वी जी के खासम खास हैं और उनकी निर्णय को ही माना जाता है कि तेजस्वी जी पसंद करते हैं, उस कड़ी में शिवानंद तिवारी को ये आज पहली बार, पहले भी बोल चुके हैं, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी जो शीर्षस्थ नेता है उनका भी पार्टी में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वो रिकमेंडेशन देते होंगे और तेजस्वी जी बस उसी रिकमेंडेशन को मान करके उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर देते हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो निर्णय तेजस्वी जी के ही होते हैं, उनके जो साथी हैं, इसीलिए परिवार के अंदर से कभी कभी आवाज उठती है पोटियर्स को लेकर के। तेज प्रताप तो क्या क्या बोलते हैं वो तो
सामने ही रहता है, पब्लिक डोमेन में ही रहता है कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन एक और एकमात्र निर्णय पार्टी में और पार्टी के टिकट बंटवारे में तेजस्वी जी ने लिया है, इसकी बात तो इनके कई लोगों ने किया कि भाई अच्छा ये टिकट बंटवारे में किसका चला, कौन लोग निर्णय लिए। तो उसमें तेजस्वी जी का ही नाम आया कि नहीं, उन्होंने ही तय किया और उनके जो साथ जो लोग हैं उन्होंने ही मिल करके जिन लोगों के नाम पर मुहर लगाई, टिकट उन्हीं को बांटा गया। अब वहाँ वरिष्ठ लोग वो अनुभव का लाभ क्यों नहीं तेजस्वी जी लेते हैं, या वरिष्ठ लोगों के बारे में उनकी समझ है कि ये जिस नाम को रिकमेंड कर रहे हैं उससे बेहतर नाम हमारे पास है, उससे ज्यादा अच्छा हमने सर्वे करा करके जो रिपोर्ट मंगाई है, ये वहां चुनाव में मजबूती से टक्कर दे सकते हैं, यही चुनाव जीत सकते हैं। ये कंपेयर करने का अधिकार तो जब लालू प्रसाद जी ने ही तेजस्वी जी को दे दिया, तो बाकी लोगों की क्या उसमें बकत है कि जो कंपेयर करेंगे। और शिवानंद तिवारी तो अब संगठन में ही जगह चाहते होंगे, या चाहते होंगे कि पार्टी की बैठक हो तो उसमें हमें भी बुलाया जाए। शायद शिवानंद तिवारी अलग थलग महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी पीड़ा निकल के आ रही है। हालांकि कल उदय नारायण चौधरी से प्रेस वालों ने पूछा कि भाई ये बताइए कि शिवानंद तिवारी अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करें। मतलब शिवानंद तिवारी को ही उन्होंने ये दे दी, नसीहत दे दी कि भाई वो अपनी समीक्षा करे, पार्टी की चिंता वो छोड़े। तो ये इस तरह की बात जब चल रही है तो कितनी बात किनकी चल रही है पार्टी में, वो तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ। इस समय समय पर वो जो स्वर निकल के बाहर आता है, वो स्वर या तो पीड़ा का स्वर है, या इस बात का स्वर है कि अब हमारी उपेक्षा हो रही है। और अगर हमारी उपेक्षा हो रही है, यही कारण है कि पार्टी कमजोर हो रही है, या चुनाव में परफॉर्मेंस पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, कारण जो हो, लेकिन तेजस्वी जी के ही निर्णय पर लालू प्रसाद जी मुहर लगाते हैं। और तेजस्वी जी जिन निर्णय पर सहमत होते हैं, बात वहीं पर आती है। हाँ, लोग राय शुमारी करते होंगे, बताते होंगे कि हाँ देखिए ये कैंडिडेट वहां के लिए बेहतर होगा, ये होगा, और कुछ नाम होंगे जिस पर तेजस्वी जी कहते होंगे कि भाई देखिए ये नाम तो उन्होंने सुझाया था, ये नाम तो उन्होंने सुझाया था, उन्हीं के कहने पर मैंने इनको टिकट दिया। तो ये चीजें चल सकती है। और तेजस्वी जी को कौन वरिष्ठ नेता है जो सलाह दिए होंगे कि जब संसद का सदन चल रहा हो विधानसभा का, और सदन का सत्र चलते हुए बतौर विपक्ष के नेता आप कहीं यूरोप की यात्रा पर चले जाइए, ये सलाह तो किसी ने नहीं ही फेंक दी होगी ना, चले गए। उनका लगा होगा कि यूरोप जाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि ये हम रह करके यहाँ पर पटना में और विपक्ष के नेता का दायित्व का निर्वहन करें। इसलिए तेजस्वी जी के निर्णय को ही मैं मानता हूं कि चलिए, ये पर एक प्रमुखता और से बड़ी ली जा रही है पार्टी। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है संतोष जी, इंटरेस्टिंग खबर है। बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पे जा रही है, और वो खबर क्या है जरा आप खुद सुन लीजिए। संजय झा क्या कह रहे हैं, पंकज भारतीय जी आ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे है राजनीति। अब देखिए, अगर तेजस्वी लालू प्रसाद के सुपुत्र एस्टैब्लिश लीडर हो चुके हैं, तो क्या एक और राजनेता मैदान में कूदने जा रहे हैं। और परिवारवाद को अभी तक जिन्होंने हाशिए पे रखा था, अब उनकी भी मजबूरी बन गई है कि परिवारवाद को राजनीति में उतारें, नहीं तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। अब मजबूरी है कि वो पार्टी को बचाएं या अपनी छवि को बचाएं, इसमें उनको फर्क करना होगा। और संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा, आपका बड़ा पसंदीदा विषय है। लेकिन पंकज भारतीय जी, मैं आ रहा हूं, जरा सुनिए संजय झा क्या कह रहे हैं। अभी की बहुत बड़ी खबर है, जरा सुन लीजिए कि संजय झा क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? जी हाँ, तो ये आपने सुना। पंकज भारतीय जी देख लीजिए, एक और नया जनरेशन उतरने वाला है। और अब क्या होगा, जेडीयू में भी निशांत उसी तरीके से घिरेंगे, कई सारे वृद्ध नेता वहां भी हैं। जैसा प्रॉब्लम तेजस्वी यादव को फेस करना पड़ रहा है, क्या आपको लग रहा है निशांत को भी यही समस्या आने वाली है? पंकज भारतीय जी।
पंकज जी, यह तो देर सवेर होना ही था और इस बात का इंतजार भी हो रहा था कि निशांत कुमार कब बिहार की राजनीति में पदार्पण करेंगे। और आप अगर देखेंगे कि कुछ पिछले चुनाव से पहले के कुछ महीने का अगर घटनाक्रम देखेंगे तो गाहे बगाहे यह आवाज भी उठ रही थी कि निशांत को अब राजनीति में आनी चाहिए। इसकी देखिए, इसकी बड़ी एक वजह यह भी रही कि जो कहीं ना कहीं जदयू के जो चूंकि जदयू में भी कई गुट है, तो उसमें एक गुट जो कि नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो अभी जो एक गुट प्रभावी है जदयू में, जिन पर सारे फैसले लेने के आरोप भी लगते रहे हैं या काफी हद तक उसमें सच्चाई भी है, तो कहीं ना कहीं उनके पाले में न पार्टी चली जाए, और इससे बचने के लिए जो है सो निशांत को राजनीति में लाने की बात चल रही थी। और यह सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई सेकंड लाइन अभी तक उन्होंने तैयार नहीं किया था। इससे पहले उन्होंने जिन पर भी आजमाया, चाहे आरसीपी हो या मनीष वर्मा हो, वो उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए थे। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही थी, संभावना थी, और ऐसे में तो अब तो मेरे ख्याल से, हालांकि अब जब देखेंगे तो परिवारवाद की बात करना ही अब बेमानी है बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। अब तो आप देखें कि जो क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र भी सीधे जो है सो पैराशूट से उतरे और मंत्री बन चुके हैं। तो इस स्थिति में चिराग पासवान पहले से हैं, तेजस्वी यादव पहले से हैं, तो अगर इसमें अब निशांत का भी पदार्पण हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी बात तो है कि जो नीतीश कुमार जिस चीज से अभी तक बचते रहे थे, तो उनके लिए एक इस चीज को जस्टिफाई कर पाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार अब की उम्र हो चली है और जिस तरह से उनका स्वास्थ्य बहुत हद तक साथ नहीं दे पा रहा है, इस स्थिति में देर सवेर निशांत का राजनीति में आना तय था, और आज संजय जी ने उस बात की पुष्टि भी कर दी है। और निश्चित तौर पर अब आगे जो है सो आने वाला दिन निशांत कुमार का लगता है। पंकज जी। बिल्कुल निशांत कुमार का लगता है, और मैं वही संतोष जी आपसे जानना चाहूंगा। निशांत की बात बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, मुझे लगता है नीतीश कुमार ने बड़ा ही रणनीतिक तरीके से यह फैसला लिया, इस चुनाव तक उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, ये उन्होंने सोच लिया। फिर इस चुनाव में जीत मिले, उसके बाद निशांत को कैसे लॉन्च किया जाए, इसकी तैयारी पहले से थी। अब सवाल उठता है, जो चैलेंज तेजस्वी फेस कर रहे हैं, निशांत को भी ये चैलेंज फेस तो करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर बिहार की राजनीति को किस ओर जाता देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि निशांत और संजय झा दोनों साथ दिल्ली से पटना पहुंचे। जिस दिन आपको याद होगा कि नीतीश जी के पिताजी का पुण्यतिथि था, तो निशांत वहां नहीं गए थे, लेकिन वहां भी पोस्टर बैनर लगा हुआ था कि निशांत को राजनीति में लाइए। और उसमें नीतीश जी के बड़े भाई ने बयान भी दिया था कि उसको रोक कौन रहा है, उसको आना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे की खबर यह है कि नीतीश कुमार ठंडी देते हुए, मतलब नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिल पा रही थी। उस दिन का एक वीडियो वायरल हुआ था, पिता पुत्र के बीच बड़ा मजाकिया अंदाज, और नीतीश पुत्र से जो है थोड़ा दूरी बना रहे हैं। उस दौरान भी जैसे कुछ चर्चाएं हुई थी, कुछ बात सीधे इस तरीके से चल रही थी कि नीतीश कुमार अभी भी सहमति नहीं दे रहे। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें पार्टी के विधायकों का सबसे ज्यादा दबाव है। जो हमें जानकारी है कि उनको या तो आप तय कीजिए कि हम निशांत को राजनीति में लाएगा, नहीं तो फिर हम लोग अपने भविष्य की चिंता खुद करें। क्योंकि भाई देखिए, जो विधायक बन के आए वो बीजेपी के साथ मर्ज करें या अकेले आए, क्योंकि नीतीश कुमार 1-1.5 साल के अंदर फिनिश होंगे, ये साफ लग रहा है। ऐसे में ये जो आप कह रहे हैं ना, सर्वमान लोग यही है। हाँ, कुर्मी कुशवाहा में विवाद हो सकता है कि कुर्मी जो नालंदा के कुछ पुराने कुर्मी नेता लोग हैं, या एगो जो नया जिनको अभी लगता है कि हम नीतीश के उत्तराधिकारी हमें लोग घोषित करें, उन लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है निशांत से। लेकिन बाकी जो लोग है ना, वो तो जाहिर है बीजेपी के साथ पार्टी अगर चली जाए तो संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी, उसकी क्या हैसियत बना देंगे? ऐसे प्लेयर बीजेपी के पास हजारों खेलता है। निशांत के बगैर जदयू संभव नहीं है, और जदयू में निशांत की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अब
जदयू के अंदर से ही ये सवाल उठनी शुरू हो गई। और ये 14 तारीख के बाद देखिए कि निषाद को कोई बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिल जाए, हो सके मंत्री भी बना दिया जाए, मुख्यमंत्री जैसे पीएमओ का मंत्री होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात बहुत आगे तक चली गई है। जी जी हाँ, तो ये आप कह रहे हैं वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में ये बात आ रही है कि संगठन का जिम्मा उनको दिया जाएगा। पर अगर वो मंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है सरकार को भी देखना शुरू करेंगे। पर डॉक्टर संजय, तेजस्वी को चुनौती देने वाले लोग हैं, कोई दबी जुबान में दे रहे हैं, परिवार में ही दे रहे हैं, पर मैं एक और चीज जो देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि बीजेपी में अब निशांत को चुनौती किससे मिलेगी, या आप कह सकते हैं जो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी अपने आप को समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी को ही कहा जाता है। दरअसल बीजेपी ने सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया ही ये सोच के कि वो जिस समाज से आते हैं उसका वोट यादव के बाद सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में निशांत का इस मौके पर उतरना क्या बताता है कि निशांत और सम्राट चौधरी के पैरेलल जेडीयू ने अपना नेता चुन लिया है, इसको तो यही कहा जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में बार बार हम लोग बात करते हैं कि नीतीश कुमार कब कौन निर्णय लेंगे, कब किनको शिखर पर ले जाएंगे और कब किनको किनारे कर देंगे, उसके कई उदाहरण भरे पड़े। इसलिए नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को अगर लॉन्च करेंगे तो हम समझते हैं कि वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में ही लॉन्च करेंगे, और बिना नीतीश कुमार की असहमति के कोई व्यक्ति उनको लॉन्च भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि संजय झा अगर कुछ कह रहे हैं तो वो अपने मन, इनके भाई का भी बयान आया था, नीतीश कुमार जी के बड़े भाई जो है, तो उस स्थिति में सहमति तो कहीं ना कहीं से बन रही है। अब ये जेडीयू के अंदर में ये कई दिनों से बात, कई महीनों से बात चल रही थी कि अब निशांत की एंट्री हो जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया होगा कि अगर चुनाव ये लड़ते हैं और परिणाम अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो शायद इनकी एंट्री पर ही सवाल होने लगेंगे। लेकिन एमएलसी की गुंजाइश तो पूरी बनती है ना, तो एमएलसी बनाया जा सकता है और बिल्कुल मंत्री पद भी दिया जा सकता है। जहां तक सम्राट चौधरी को बीजेपी अगर आगे बढ़ा रही है तो बीजेपी भी उस समाज में अपना नेतृत्व तो प्लेस करने की कोशिश कर ही दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्लेस भी कर दी है सम्राट चौधरी के रूप में, जो लौकुश समाज है, ओबीसी का जो बड़ा चंक है उसमें। लेकिन सम्राट चौधरी जी और जब निशांत की तुलना होगी तो नीतीश कुमार की पसंद, जेडीयू की पसंद निशांत होंगे, सम्राट चौधरी तो पसंद नहीं होंगे। भाजपा की पसंद चाहे जो हो, इसलिए हम उसको एक कोई कंपैरिजन के तौर पर नहीं देखते हैं। मैं इस रूप में देखता हूं कि अगर निशांत की एंट्री होगी तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी और उनकी एंट्री धमाकेदार तरीके से होगी। संगठन में भी कोई बड़े पद दिया जा सकता है, सरकार में भी उनकी भूमिका ली जा सकती है। और एक खबर तो ये भी है, अब कितनी पुष्ट है या पुष्ट है मैं नहीं पता हूँ, कि कुछ इस तरह की ट्रेनिंग भी चल रही है निशांत को। सरकार संगठन में जब वो शामिल होंगे तो कैसे संगठन में, क्योंकि जब भी निशांत आकर के बाहर कुछ बोलते हैं तो बड़ा नपातुला वही बात बोलते हैं। अभी बोल रहे थे कुछ दिन पहले ना कि मेरे पिताजी ने इस बार 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है, जनता बार बार उन पर भरोसा कर रही है तो वो देंगे ही, नहीं देने का कहाँ सवाल उठता है। तो निशांत जिस लहजे में बोल रहे हैं उससे लगता तो है कि संगठन में तो वो आएंगे ही, सरकार में भी उनकी भागीदारी हो सकती है। नहीं, सरकार में भागीदारी उनकी हो सकती है, ये सारी बात सही है, लेकिन शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का जगह खाली है, स्पेस बड़ा क्लियर है, तो सवाल उठता है कि घटक दल के बीच में ही जो लड़ाई शुरू होगी। भाई एक तरफ अब नीतीश के वारिस तैयार हो गए, दूसरी तरफ बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर तो रही है ना, और इस बार बड़ा सवाल भी उठा कि क्या उनके वोट बैंक को हथियाने के फिराक में है बीजेपी, पंकज भारतीय जी। तो ये सवाल तो उठता रहा है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अगर विपक्ष की भूमिका में, जैसा शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि अब आरजेडी नहीं है क्योंकि तेजस्वी नादारद हैं, वो अब बहुत एक्टिव नहीं दिखेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष में ही विपक्ष की भूमिका लोग ढूंढ लेंगे?
देखिए पंकज जी, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहले तो उनके जो ये बितंडा जो ये खड़ा है सामने में, उसकी एक बड़ी वजह है कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं थे। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो नेता प्रतिपक्ष का अभिभाषण में उपस्थित रहना संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। यह महामहिम के सम्मान का प्रतीक है, लेकिन संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक शिष्टाचार के हिसाब से यह आवश्यक है। अब जो है सो एक किस परिस्थिति में तेजस्वी यादव यूरोप चले गए, मैं बहुत मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें शिवानंद तिवारी जी करें, देखिए शिवानंद तिवारी जी लालू जी के काफी करीब रहे हैं, उनके शुभचिंतक भी रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि चारा घोटाले में जेल भेजने में उनकी भी अहम भूमिका रही थी। लेकिन एक तो बात है शिवानंद तिवारी के बारे में कि वो बातें बड़ी खरी खरी करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो इस बार लालू परिवार को निशाने पर ले रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं मतलब किस वजह से वो नाराज हैं। हो सकता है कि एक चीज जो वो स्पष्ट कर चुके हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि उन्हें न केवल उपाध्यक्ष पद से हटाया गया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। तो इस तरह की बातें से लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने की वजह से भी वो थोड़े से आहत हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी बातों को लिया जा सकता है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी, अगर मैं सही हूं, तो उनके बेटे ने भी हाल में शाहपुर से राहुल तिवारी ने चुनाव लड़ा था और उनको हार मिली थी। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही है, तो हो सकता है कि जो कई कारणों से ये क्या कहते हैं शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार से क्षुब्ध चल रहे हों। लेकिन देखिए कि जो उनकी बातों में अगर हाशिए पर धकेले जाने का से कि आहत की भावना है, तो कहीं न कहीं वो आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं। उनकी बातों में काफ़ी हद तक भी दम है, चूँकि इस करारी हार के लिए अगर माननीय ज़िम्मेवारी तय होगी, तो उसके ज़िम्मेवार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव हैं। तो उनको जो है सो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। उनका इस तरह से महामहिम के अभिभाषण के दौरान बाहर चला जाना कतई इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें ये शिवानंद तिवारी कर रहे हैं, तो वो काफी हद तक जो है सो अगर वो इस बात पर अगर तेजस्वी मंथन करें, तो राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को ही फायदा होगा और इस पर उनको तेजस्वी यादव को विचार करना चाहिए। नहीं, पर जी एक पंकज जी। जानकारी जो मेरे पास है डॉक्टर संजय, वो कहा यह जाता है कि सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में पुराने ऐसे नेता हैं जो अक्सर तेजस्वी यादव पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके वो अपनी बात मनवा लेते हैं। उसमें कहा जाता है सिद्दीकी साहब के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ललित यादव हैं, भोला यादव हैं, जयप्रकाश यादव हैं, ये सारे लोग उनके ग्रुप में। वो अपनी बात भी मनवा लेते हैं और पीछे से ये बात कर जाते हैं कि तेजस्वी यादव अब जो है सीनियर लीडर को पूछ नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये भी बात पार्टी के भीतर से आती है और वो इस तरह का सिगुफा छोड़ते हैं जिससे पार्टी को बड़ी दिक्कत होती है। एक ग्रुप आरजेडी में ऐसा है जो कि इस बात पर भरोसा करता है कि सिर्फ यादवों को ही टिकट दीजिए, यादव को मैक्सिमम टिकट दीजिए। और आपको याद होगा कि इस बार 56 टिकट दिया गया, जिसकी चर्चा खुद पप्पू यादव ने की कि किस तरीके से आपने टिकट का बंटवारा किया, 144 में 56, तो मैसेज क्या जाएगा, लोग आपको वोट क्यों देंगे। तो सवाल मैं वही कह रहा था कि पार्टी के भीतर ही जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अपनी बात पूरी करवाना चाहते हैं, और एक बात और आरजेडी के कई नेता कहते हैं कि भाई परिवार के भीतर भी कई लोग हैं जो अपने मनपसंद लोगों को 4-5 टिकट दिलवाना चाहते हैं। वो भी एक बड़ी समस्या है जो तेजस्वी यादव को फेस करना पड़ता है। तो मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूं कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो एक आप कह सकते हैं वो परिवारवाद से तो बरी नहीं हो सकती। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, लालू राबड़ी इस बात को मान चुके हैं, दंपति ने क्लियर कर दिया समीक्षा बैठक में भी, जबकि रोहिणी जी का जो प्रकरण हुआ उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि तेजस्वी ही लीडर होंगे। जबकि खबर आई कि तेजस्वी यादव कह रहे थे हमसे बेहतर नेता मिल रहा है तो आप चुन लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके जवाब में कहा कि अब तेजस्वी ही फैसला लेंगे। तो सवाल यह उठता है कि ये जो जितने परिवारवादी पार्टी हैं तथाकथित, उनके सामने बड़ी चुनौती ये होती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उनको संतुलन बिठाना पड़ता है।
तेजस्वी यादव इसी संतुलन को बिठाने में नाकामयाब हो रहे हैं। लड़ाई बीजेपी से, जेडीयू से हो, ये अलग बात है, लेकिन परिवार के भीतर, पार्टी के भीतर भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं। कैसे देख रहे हैं आप संजय जी? आपको लग रहा है कि हार चुके हैं तेजस्वी यादव, इसलिए पार्टी को एकजुट रखना उनके लिए और भी कठिन चुनौती रहने वाली है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, संतुलन तो बिठाना ही पड़ता है ना। बिना संतुलन बिठाए हुए संगठन और सरकार दोनों में व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? संतुलन तो बिठाना होगा। इनकी बहन रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ी छपरा से। क्या छपरा में कुछ लोग उम्मीद नहीं किए हुए होंगे कि रोहिणी आचार्य जी की चुनाव में हमने पूरी ऊर्जा लगाई है तो हमें भी इस बार विधानसभा में टिकट मिलेगा? और निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य जी कुछ लोगों के लिए सिफारिश भी की होंगी कि हाँ, ये व्यक्ति आरजेडी के प्रति समर्पित है, मजबूत है, इनको मौका मिलना चाहिए। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। निश्चित रूप से मीसा भारती के साथ कुछ लोग जुड़े हुए होंगे जिनको लगता होगा कि मीसा भारती चाहेंगी तो हमें पार्टी टिकट देगी। मीसा भारती भी कहती होंगी कि हाँ, इनको देखिए, इनको पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, निर्णय लालू प्रसाद जी ने अधिकृत कर दिया है, लेकिन पार्टी तो लोकतांत्रिक ही होती है ना, रायशुमारी तो होती ही है। लोग सलाह देते हैं, बताते हैं, कहते हैं, मानना ना मानना अपना पार्ट है। और इसी को कहते हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं, संतुलन बिठाना। तो संतुलन तो बिठाना ही पड़ेगा ना। संतुलन बिना बिठाए हुए कैसे? ऐसे ऑटोक्रेसी थोड़े है कि आप इसमें बस एक तरफा फैसला लेंगे और किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। जिस भोला यादव की बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है, माध्यम सिद्दीकी साहब जरूर बनते होंगे, लेकिन भोला यादव सीधे सीधे कुछ बोलने की स्थिति में है तेजस्वी जी को कि आप इनको, इन पर विचार कीजिए, इनको टिकट दीजिए, इनको नहीं दीजिए, ऐसी स्थिति। हाँ, एक रायशुमारी ली जाती होगी तो कुछ अपनी राय ये रख देते होंगे कि हाँ, इनको ये कीजिए। ललित यादव हो, भोला यादव हो या जयप्रकाश यादव, ठीक है, वो वरिष्ठ हैं, पार्टी में उनकी जगह है, तो सलाह अपने अपने तरीके से देते होंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, चाहे वो पार्टी हो, चाहे आपका संगठन हो, आपको तो रायशुमारी में संतुलन तो बिठाना ही होगा, देखना ही होगा, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना ही होगा। हम उदाहरण आपको देते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने यादवों को टिकट दिया, और समाजवादी पार्टी बेहतर की। तो कभी कभी दूसरे को अगर मौका आप अपनी पार्टी में देते हैं, जिस यादवों की बात आप कर रहे हैं, तो आपको तो सरकार बनानी थी, तो उसमें तो अधिक से अधिक जीत करके विधायक आते, तब आपकी स्थिति मजबूत होती। इससे तो विधायक मजबूत होंगे नहीं कि भाई चलिए वो लोग जो हैं जीत के नहीं आए हैं या आए हैं, हम तो जब टिकट देंगे तो यादव समाज को ही टिकट देंगे। संतुलन बिठाना पड़ेगा तेजस्वी जी को, वो जैसे भी बिठाए। लालू प्रसाद जी ने उनको अधिकृत कर दिया है, ये नहीं, ठीक अलग है। बात। तो मैं जरा क्विक आंसर चाहूंगा। आपको लगता है निशांत के आगे भी यही चुनौती आने वाली है डॉक्टर संजय? निशांत के आगे भी ये चुनौती नहीं आने वाली है। अभी नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, लालू प्रसाद जी की तरह वो अस्वस्थ बहुत नहीं हो गए हैं। अभी तो ओवर एक्टिव दिख रहे हैं नीतीश कुमार। आगे तो आ ही सकता है, क्यों नहीं आएगा? अगर निशांत को ही बड़ी जिम्मेवारी या अधिकृत कर दिए जाएंगे तो निशांत के सामने भी यही चुनौती आएगी। उसके लिए कोई फॉर्मूला अलग थोड़ा होगा। तो पंकज रायशुमारी भारतीय तो जी, होगी और आपको विचार करना होगा। पंकज भारतीय जी, ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग तो तेजस्वी यादव का भी तो हो गया, ठीक है, इससे और मैच्योर्ड होंगे। पिता तो अभी है ना साथ में, अस्वस्थ हैं, लेकिन पिता का साथ भरपूर है, माता का साथ भरपूर है। आपको लगता है कि निशांत के आगे और भी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि निशांत इस स्टेज में पार्टी में आ रहे हैं, और जो बड़ी आबादी यादव समाज का है वो बड़ी आबादी कुर्मी का नहीं है। तो अब सवाल है कि नीतीश, जो जिनका आधार वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी समाज रहा है, अब बीजेपी ने भी एक कुशवाहा समाज का बड़ा नेता खड़ा कर दिया है। तो आपको नहीं लगता बीजेपी से एक बड़ी टक्कर, साथ ही साथ पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर के बड़ी चुनौती सामने आ सकती है? आप ऐसा देख पा रहे हैं निशांत के लिए? पंकज जी, जिस तरह से पुराने लोगों
को बदल करके नया पार्टी को तेजस्वी यादव जिस तरह से बदल करके नया स्वरूप देना चाह रहे हैं और उनको कई तरह की अभी कठिनाइयों का सामना आप देख रहे हैं कि उन्हें करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर निशांत को भी इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा और इतनी आसानी से जो है सो वो सफर पूरा नहीं कर पाएंगे अपना राजनीतिक सफर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जदयू में भी जो एक जो अभी जो संतोष जी जिसको अक्सर भूजा गैंग करके संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर काबिज है वो ग्रुप जो काबिज है, तो वो इतनी आसानी से जो है सो ठीक है, ये निशांत को नेता बनने देने की स्थिति। बिल्कुल। तो सवाल यही है और अब सवाल गंभीर है कि भाई जेडीयू में भी दूसरा जनरेशन आ रहा है, तेजस्वी यादव की समस्याएं अपनी हैं। बड़ा सवाल यह है कि निशांत किस तरीके से आने वाले समय में जेडीयू को नेतृत्व प्रदान करेंगे, वहीं तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के आरजेडी के भीतर ही सवाल उठ खड़ा हो रहा है। बिहार की बात में आप दोनों मेहमान का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।